हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे नए चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई किया गया है, लागू किया गया है। उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम लोग। देखिए, इस पेपर का जो नाम यहाँ पर दिया गया है, आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, इस पूरे पेपर को यहाँ पर 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और उन 8 यूनिट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ख़ास होने वाली हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में जो डाटा यहाँ पर रखा गया है वो अपने आप में काफ़ी ब्रीफ है, काफ़ी बड़ा है और डाइवर्सिफाइड है। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पूरे लेक्चर को। पहली यूनिट के अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 के अंतर्गत यहाँ पर आर्चिगोनियड्स एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला टॉपिक यहाँ पर आर्चिगोनियड्स रखा गया है। आर्चिगोनियड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो समझ लेते हैं। आर्चिगोनियड्स कह सकते हैं या आर्चिगोनियड्स प्लांट्स कह सकते हैं ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के रूप में पाया जाता है, उनको हम लोग कह देते हैं आर्चिगोनियड्स प्लांट्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, तो ये कैसे पौधे होते हैं? आर्चिगोनियड्स प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम के रूप में पाया जाता है। ब्रीफली अगर हम लोग देखें तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्चिगोनियम, वो मल्टी सेलुलर होता है, फ्लास्क के समान होता है और अपनी स्ट्रक्चर में खास होता है, जो कि हम लोग अगर ब्रायोफाइट्स में अगर उसको देखेंगे तो वो डेवलप्ड तरीके से हमको दिखाई देता है। इसके अलावा हम लोग जिम्नोस्पर्म में भी उसको देखते हैं और टेरिडोफाइट्स में भी देखते हैं। इसी यूनिट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स एक प्रकार के पौधे होते हैं। माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो जलीय पौधों से हुआ है, एक्वेटिक प्लांट से हुआ है। जलीय पौधों में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ चेंजेस हुए और चेंजेस होने के बाद में वो स्थलीय परिस्थितियों में आए, जिनको हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स नाम दे दिया। ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहा जाता है, पहले स्थलीय पौधे माने जाते हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती देखी जाती है अक्सर, कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, इवन उसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। अगर अधिक मात्रा में वाटर नहीं प्रेजेंट होता है तो ब्रायोफाइट्स या तो डेड हो जाते हैं, या फिर उसका निषेचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, या अन्य प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जिससे उनका जो लाइफ साइकिल है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इनको जो है एक नाम और दे दिया गया, इनको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह दिया गया, उभयचर जिसको हम लोग कहते हैं। इनको प्लांट जगत का उभयचर माना गया है। ब्रायोफाइट्स की जब बात की जाती है तो इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट के अलावा इसकी कुछ फीचर्स होते हैं जो अपने आप में खास होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये जलीय पौधों से निकलकर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आए। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इंडिया के जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं वो कौन कौन से जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं जहाँ पर ब्रायोफाइट्स आसानी से हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिफाइड कंडीशंस पाई जाती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ख़ास हैं। इसके अलावा हम लोग इसके हैबिटेट की बात करेंगे, जर्नल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, और किस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं जिस कारण वो लैंड कंडीशंस में आ पाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को भी पढ़ने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, देखते हैं। इनके बारे में एंगलर साहब ने क्लासिफिकेशन दिया है, तख्ताजन साहब ने क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन जो सबसे रिलायबल क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है वो है
राथ मेलर साहब का। राथ मेलर साहब ने इसका ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने इसको जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया। उन क्लासेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहली क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, जिनको हम लोग लिवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। दूसरी क्लास है एंथोसीरोटॉप्सिडा, जिसको हम लोग हॉर्न वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो क्लास है वो है ब्रायोप्सिडा, जिसमें मुख्य रूप से मोसेस को रखा गया है। ब्रॉड ग्रुप है, एक ब्रॉड क्लास मानी जाती है। इन तीनों क्लासेस के अंतर्गत हम लोग कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिक्शिया के बारे में और मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसीरोटॉप्सिडा में हम लोग एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे और मोसेस में हम लोग स्फेगनम और फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं पूरे स्क्रीन के ऊपर, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइफ साइकिल कैसा है और इनके बारे में जो भी डाटा पॉसिबल हो सकता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से ब्रायोफाइट्स हमारे लिए और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक प्लांट का अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने इकोसिस्टम के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और ब्रायोफाइट्स भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं। सेकेंड यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे, सेकेंड यूनिट में टेरिडोफाइट्स को रखा गया है। टेरिडोफाइट्स जो है ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा विकसित प्रकार के पौधे होते हैं और इनको जो है टेरिडोफाइट्स को हम लोग कह देते हैं, इनको फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स माना जाता है या कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और इस कारण इनको जो है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम क्या हैं, वैस्कुलर एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम लोग टेरिडोफाइट्स की अगर कभी बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स के बारे में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो है कि जाइलम और फ्लोएम की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो टेरिडोफाइट में हुई है। टेरिडोफाइट की जो बॉडी होती है उसमें जो स्टेम वाला भाग होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है एक बंडल के रूप में होते हैं, जिसको हम लोग स्टील कह देते हैं। और यहाँ पर एक टॉपिक और भी रखा गया है जिसको हम लोग स्टीलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। तो टेरिडोफाइट्स में जाइलो फ्लोएम बनने लगे और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, एक ऐसे पौधे होते हैं जो अपने नेचर में खास होने के कारण इनको जो है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनके हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग इसके क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स का कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक साइंटिस्ट हुए हैं के.आर. स्पोर्नी साहब, जिन्होंने टेरिडोफाइट्स के बारे में क्लासिफिकेशन किया है और इसके अंतर्गत हम लोग स्लेजिनेला, इक्विसीटम और एजोला को पढ़ने वाले हैं। इनके लाइफ साइकिल के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में और जितना भी डाटा पॉसिबल हो सकता है वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये 3 जो है हमको प्लांट्स पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमको कुछ प्लांट्स पता होने चाहिए, जैसे कि लाइकोपोडियम है, मार्सिलिया है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक राइनिया नाम का प्लांट रखा गया है जिसको हम लोग फॉसिल टेरिडोफाइट्स कहते हैं। बहुत ही खास प्लांट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, स्टीलर सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन इन टेरिडोफाइट्स। मैंने आपको बताया है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें स्टीलर सिस्टम देखा गया है, जाइलम फ्लोएम देखा गया है और इस सिस्टम को ये कैसे डेवलप हुआ, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक माना जाता है टेरिडोफाइट्स के बारे में। आगे देखिए, एक टॉपिक यहाँ पर हमको पढ़ना है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विषम बीजाणुता।
जिसमें विषम बीजाणु पाए जाएं, यानी कि ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जो जिनमें दो प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं अपने साइज के बेस पर। अपने साइज के बेस पर दो प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हेट्रो का मतलब हो गया कि डिफरेंट, और स्पोरी का मतलब हो गया स्पोर्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर पाए जाते हैं, जो कि अपने साइज के बेस पर अलग डिफरेंट होते हैं, और इसको हम लोग हेट्रोस्पोरस प्लांट्स कह देते हैं, और इस पूरी फिनोमिना को हम लोग हेट्रोस्पोरी कह देते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है सीड हैबिट। सीड हैबिट बहुत ही खास एक टॉपिक है, एक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है इस टॉपिक को। आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड तो बनता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें सीड हैबिट डेवलप होने लगती है। सीड बनने की जो क्षमता है, सीड बनने की जो कैपेसिटी होती है, वो डेवलप होने लगती है। स्लेजिनेला की कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, इसके अलावा अन्य कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें सीड बनने की कैपेसिटी डेवलप होने लगती है, सीड बनने का नेचर डेवलप होने लगता है। तो इस प्रकार का जो नेचर डेवलप होने की जो प्रोसेस होती है, उसको समझना ही क्या कहलाता है, सीड हैबिट। तो सीड हैबिट में सीड बनने की क्षमता का डेवलप होना या सीड का बनना ही क्या कहलाता है, सीड हैबिट कहलाता है। इसका शॉर्ट नोट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टेरिडोफाइट्स हमारे लिए आर्थिक रूप से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा यहाँ पर तीसरी यूनिट यहाँ पर जो है वो है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म आप लोग जानते हैं, आप लोग हमेशा से 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है कि इनमें सीड तो बनता है, बीज तो बनता है, लेकिन बीज के चारों ओर जो सीड वाल होती है वो नहीं बनती है। दैट मीन जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के चारों ओर ओवरी वाल नहीं होती है, सीड कोट नहीं होता है, सीड वाल नहीं होती है, और इनके जो बीज होते हैं वो नेक्ड होते हैं, नग्न बीज होते हैं। तो ये एक खास फीचर होता है जिम्नोस्पर्म का, जो कि हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग के आर स्पोर्नी का ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और पूछा जाता है, अक्सर इसको पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के ही पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग के.आर. स्पोर्नी का पढ़ेंगे, और जिम्नोस्पर्म के बारे में एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस तरीके का है और फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर कैसा है। तो आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्परेट प्लांट्स होते हैं, ऊंचे सरफेस या ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, और जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मान के चलिए आप 14 से 21 या 25 के बीच में जहाँ पर टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर जिम्नोस्पर्म आसानी से देखने को मिल जाते हैं। बर्फीली जगहों पर, बर्फीली सरफेस के ऊपर या फिर पहाड़ों वाली जगह पर आसानी से आप जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन वर्ल्ड, ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए शॉर्ट नोट के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का क्या आर्थिक महत्व है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ सम ऑर्डर्स विद एग्जांपल्स। कुछ ऑर्डर्स दी गई हैं, उनके सैलिएंट फीचर यानी कि उनके विशेष जो लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ना है, और विद एग्जांपल के साथ में। तो यहाँ पर पहली जो ऑर्डर है साइकेडेल्स, जिसमें हम लोग साइकस के बारे में पढ़ेंगे। साइकेडेल्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर साइकेडेल्स में हम लोग साइकस को पढ़ेंगे।
इसके अलावा जिंगोएल्स में हम लोग जिंगो बाइलोबा के बारे में पढ़ेंगे। कोनीफेरल्स में हम लोग पाइनस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग चीड़ कहते हैं। और नीटेल्स में हम लोग नीटम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ लाइफ साइकिल्स, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्डर्स के सैलिएंट फीचर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अगली यूनिट देखिए यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी आपको पता है क्या होता है? पैलियोबॉटनी ऐसी ब्रांच या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग पैलियोबॉटनी कह देते हैं। और इस पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉसिल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से फॉसिल बनते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, और टेक्निक्स ऑफ स्टडीइंग फॉसिल्स, फॉसिल्स को कैसे स्टडी किया जाता है, इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉसिल के बारे में हम बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भूगर्भ समय सारणी कहते हैं। भूगर्भ समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होती है वो अपने आप में खास होती है। आपको पता है कि जब से पृथ्वी के ऊपर जीवन पॉसिबल हुआ है, लगभग 4,500 से 5,000 वर्ष से लेकर अभी तक हम लोग जीवन को देखते हुए आ रहे हैं। और उस टाइम से लेकर अभी तक जो टाइम स्केल रहा है, जो टाइम का मैनेजमेंट रहा है, उसको एक शेड्यूल के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में उसको ऑथेंटिक तरीके से प्रमाणित करना, उसको समझना ही हम लोग किसके अंतर्गत समझते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत, जिसमें हम लोग पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, ये सारी चीज़ें इस तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग प्रकार के पौधों का, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस प्रकार के एनिमल्स या किस प्रकार के प्लांट्स कौन से जोन में, कौन से एरा में इफ़ेक्टिव थे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या बताया गया है। जर्नल अकाउंट ऑफ साइकेडोफिलिकल्स, बेनिटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स एंड कॉर्डिएटेल्स। देखिए यहाँ पर कुछ फॉसिल प्लांट्स की ऑर्डर्स दी गई हैं, उनके हम लोग जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ फॉसिल प्लांट्स की कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर दी गई हैं, जिनके बारे में हम लोग शॉर्ट नोट टाइप में लगभग 1 से 1.5 पेज तक हम लोग इसका थोड़ा सा डाटा पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए शॉर्ट नोट के टाइम पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखिए एक टॉपिक दिया गया यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी। देखिए इनका नाम आप पहले से सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रोफेसर बीरबल साहनी एक साइंटिस्ट हुए हैं, पैलियोबॉटनिस्ट हुए हैं और एक फेमस पैलियोबॉटनिस्ट हुए हैं। इनके नाम पर या इनको सम्मान देने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जिसको हम लोग डॉक्टर बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, और लखनऊ में इसको स्थापित किया गया है, जहाँ पर इंडियन कंट्री के और बहुत सारी फॉरेन कंट्री के साइंटिस्ट आकर वहाँ पर जो है एनालिसिस करते हैं। और बीरबल साहनी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनसे बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेरित हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेरित हुए हैं, और जिसके बेस पर उन्होंने पैलियोबॉटनी के फील्ड में बहुत सारा एनालिसिस किया है और डाटा को कलेक्ट किया है। आगे देखिए जो हमारी अगली यूनिट है, 5वीं जो यूनिट है, इसमें हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में और उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कंप्लीट प्लांट्स होते हैं, जिनमें सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और इस कारण इनको हायर प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। हम लोग अपने आसपास जो भी पौधे देखते हैं आसानी तरीके से या नॉर्मल तरीके से, जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी फसलें हैं, वो सारी क्या हैं? एंजियोस्पर्म हैं। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत बीजी। ठीक है, इनके सीड के चारों ओर क्या होता है? सीड कवर भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, बड एंड फ्लावर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। रूट की है,
स्टेम की है, वर्ड की है और फ्लावर की है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हम लोगों को, मॉर्फो मॉडिफिकेशन भी पढ़ने हैं। मॉडिफिकेशन क्या मतलब होता है कि परिवर्तन, किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, रूट में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, स्टेम में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं और लीफ में या बड में किस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, वो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स, सीड्स एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। देखिए इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो हम लोग पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, जाहिर सी बात है एंजियोस्पर्म कैसे पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनमें पुष्पक्रम भी होता है। पुष्पक्रम कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, जिसमें हम लोग रेसीम टाइप है, साइमोज टाइप है या स्पेशल टाइप है, ये सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फलों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स कैसे होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिंपल फ्रूट्स हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स हैं, इसके अलावा हम लोग कंपोजिट फ्रूट्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब हो गया है कि पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। आपको पता है कि ओवरी में प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है या प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं प्लेसेंटेशन। और इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। आगे देखिए अगली यूनिट जो है यूनिट 6 में हम लोग प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए प्लांट एनाटॉमी में हम लोग मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें परमानेंट डिवीज़न होता है और ये किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें डिवीज़न होता है तो ये ग्रोथ करते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिलायबल होते हैं। और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो किसी विशेष प्रकार के वर्क को करते हैं किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस तब हमको पता चलता है जब हम लोग डाइकॉट प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जब हम लोग उनमें सेकेंडरी जब ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, वहाँ पर जो कैम्बियम होता है उसकी एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। किसी भी प्लांट की जो डायमीटर होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बढ़ता है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण या कैम्बियम की सक्रियता के कारण क्या होता है कि किसी भी प्लांट का डायमीटर बढ़ता है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम। एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ जिसको हम लोग कह देते हैं, और एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, या एक एबनॉर्मल का मतलब होती है असामान्य ग्रोथ, यानी कि बहुत अजीब तरीके से ग्रोथ होना। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से कोई प्लांट्स को बताया नहीं गया है, लेकिन हम लोग पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बिग्नोनिया, बोहराबिया, ड्रेसिना और निक्टेंथस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर एक यूनिट बनाई गई है यूनिट 7, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव बॉटनी के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्टिव बॉटनी में हम लोग पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पर पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आप लोग जानते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, यानी कि पौधों में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल स्पोर और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया है फीमेल स्पोर। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा यहीं पर हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। आपको पता है कि पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल गेमीट या जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं वो फीमेल स्पोर के ऊपर ट्रांसफ़र होता है और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसी यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन को पढ़ेंगे और डबल निषेचन को पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये टॉपिक्स यहाँ पर हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं कि डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोकॉट में कैसे होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और इसके बारे में इसके टाइप्स भी होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, उसको हम लोग कह देते हैं एपोमिक्सिस। और पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कई एम्ब्रियो प्रेजेंट हों उसको हम लोग कह देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यानी कि किसी सीड में या ओव्यूल में एक से अधिक या कई एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना ही पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। आगे देखिए, हम लोग अगली यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे, जिसको हम लोग पैलाइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। पोलन ग्रेन्स की स्टडी ही कहलाती है पैलाइनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलाइनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड इट्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार से ये बिहेव करते हैं, पोलन ग्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है। और आपको पता है कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गेमीट होते हैं। और हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत अप्लाइड पैलाइनोलॉजी पढ़ेंगे। अप्लाइड पैलाइनोलॉजी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, लेकिन अप्लाइड पैलाइनोलॉजी का यूज़ जो है इंडिया में या बहुत सारी अन्य फॉरेन कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो उसमें पैलाइनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप की जो रिसर्च होती हैं पौधों से रिलेटेड, वो पैलाइनोलॉजी से के अंतर्गत की जा रही हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई डेड बॉडी होती है उसके ऊपर या उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बेस पर बहुत सारी स्टडी की जाती है कि उसका जो मर्डर है वो कब किया गया। इस प्रकार की रिसर्च भी वहाँ पर हो जाती है। तो अप्लाइड पैलाइनोलॉजी का भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है प्रेजेंट टाइम में। तो इस प्रकार की जो सिलेबस हम लोग देखते हैं 8 यूनिट्स के अंतर्गत बहुत खास है, और इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को। आप सभी बच्चे जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लिंक को शेयर कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बताएं, कि कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर आने वाला जो लेक्चर है वो किस प्रकार के टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले चाहिए, जिससे कि हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए।